नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देख रहे हैं जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हमारी जो मेहमान हैं, आप उनसे मिलकर आप उनके विचारों को जानकर यह जान पाएंगे कि कैसे एक लड़की जब समाज में निकलती है तो अपने साथ साथ कई सारी लड़कियों की उम्मीदों को गांठ बांध कर चलती है, उनकी उम्मीदों को एक रोशनी दिखाने का कार्य करती है। ऐसे ही बेहतरीन कार्य को कर रही इस समय अपने मधुर आवाज़ से महिला उद्घोषक के रूप में बेहतरीन पहचान बना चुकी शाहीन शेख जी आज के हमारे इस कार्यक्रम की मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल का कि जिन्होंने इस लायक समझा कि हमसे बातें की जा सके, कुछ गुफ्तगू हो सके हमें लेकर। बहुत शुक्रिया। शाहीन जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि दर्शक क्या जाने कौन है शाहीन शेख, एक संक्षिप्त परिचय आपके बारे में। जी बिल्कुल, ये सही आपने दुरुस्त फरमाया कि कैसे किसी को पता चले कि कौन है शाहीन। तो शाहीन की बात की जाए तो शाहीन वैसे तो एंकर शाहीन के नाम से अपने शहर में फ़ेमस है, सभी लोग उनको एंकर शाहीन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मैं एक शायरा भी हूँ, एक काउंसलर भी हूँ, एक कथक ट्रेनर भी हूँ, एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, और इस तरह की तमाम चीज़ें थोड़ी बहुत करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इससे इतर जिस चीज़ को लेके मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ वो है एक चीज़ कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो समाज के लिए कुछ करना और समाज के प्रति कुछ करना, ये एक जो पहचान है वो मैं चाहती हूँ कि उस पहचान से लोग जानें। शाहीन जी, आपने अभी अपने परिचय में हमें बताया कि आप कई विधाओं में अपने आप को ट्राई करती रहती हैं, अर्थात यह होता है कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। तो कितना कठिन होता है कई सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल पाना जीवन में। सीरियसली अगर कहूँ तो कठिन नहीं होता है, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। आपने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज किया है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। इवन ज़िंदगी ही मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक प्ले करती है ना। तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ये होती है कि कभी कभी हैट्रिक शेड्यूल हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत थक गए हैं या फिर कैसे ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अगर आपने अपना टाइम मैनेज करके रखा है तो यकीनन मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होती है। जैसे कि अगर आज की बात करूं तो आज ही आप देख रहे हैं कि आज एक दिन में मैंने 3 प्रोग्राम्स अपना रखा है। तो बस यही है कि आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम को। अगर मैनेजमेंट आपका सही है तो सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं, ज़िंदगी भी बड़ी अच्छे से गुजर जाती है। हमारे समाज में इस समय आप एक चीज़ देख रही होंगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है। हमारा एक प्रश्न है आपसे कि आप क्या विचार रखती हैं इस बारे में। आखिर हमारे समाज को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ही क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम इस तरीके के नारे को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सौभाग्य भी है हमारा कि कम से कम ये नारे निकल के आए ही हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, अगर अपना इतिहास देखें, हिंदुस्तान का इतिहास देखें, तो एक समय ऐसा था जहाँ पे मात्र सत्तात्मक थी, यहाँ पे चीज़ें ऐसी चल रही थी। अगर मैं बात करूँ हड़प्पा संस्कृति के समय में, अगर उस वक्त में जाया जाए तो फिर धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी ट्रांसफ़र हुई, और होते होते एक ऐसा भी वक्त इस हिंदुस्तान ने देखा है जहाँ औरतों का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम काज करना है और पुरुषों को खुश करने की एक कहीं ना कहीं चीज़ बना के रख दी गई है। तो उससे निकलते 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 यकीनन जाहिर सी बात है कि हर किसी को बाहर आना है, हर किसी को शिक्षित होना है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी ज़िंदगी तो संवारते ही संवारते हैं, आप जो एक कहते हैं कि समाज है उसमें बदलाव लाते हैं, आपके खुद की जो नस्लें हैं उसमें बदलाव लाते हैं, और शिक्षा हक है, हर किसी का हक है। मेरा अगला प्रश्न भी यहीं से होने जा रहा था कि शिक्षा जिस समाज से आप आती हैं, मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज में अगर उच्च शिक्षा की बात देखी जाए तो महिलाओं की संख्या की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। आखिर आप क्या कारण समझ पाती हैं कि कौन से ऐसे घटक हैं जिनके कारण महिलाओं की यह दशा है मुस्लिम समाज में विशेषकर?
देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि मुस्लिम समाज में ही ऐसा है। जितना अगर मैं अभी बात करी थी कि हिंदुस्तान की बात करूँ, तो यहाँ पे महिलाओं की ही दशा बहुत दयनीय है। फिर वो चाहे कोई भी समाज हो, स्थिति बहुत दयनीय थी। हाँ, शिक्षा को लेके मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुस्लिम समाज की बात करी जाए तो आज बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे आईएएस, पीसीएस जैसी जगहों पे भी मुस्लिम लड़कियाँ आ रही हैं, आ चुकी हैं। उसके लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक जो ज़हनी तौर पर एक परिपक्वता होती है, वो थोड़ी-सी कमी है, उसकी कमी है। अगर उस पे काम हुआ, और जैसा कि देख रही हूँ हो रहा है, तो धीरे-धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे बढ़ भी चुकी हैं। तो बस यही एक चीज़ है कि हाँ, थोड़ी-सी इस चीज़ में पीछे हैं, एजुकेशन को लेके थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल होती है। उसका एक कारण जितना मैं समझ पाती हूँ, बस वही चीज़ें हैं कि शुरू से एक जो कुंद ज़हनियत है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा काम कर गई थी। तो अब चेंज हो रहा है धीरे-धीरे, और जैसा देखा जा रहा है कि समाज में परिवर्तन आ रहा है और आएगा ही, ऑब्वियस है। शिक्षा की बात पर ही एक प्रश्न और आता है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और घर पर क्या माहौल था, कैसे लोगों का सहयोग मिला, कैसे आप आगे बढ़ीं? थोड़ा-सा उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं उस बारे में बताऊँ तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, यहीं हमारे होम टाउन गोरखपुर में है, वहाँ से हुई थी। उसके बाद में मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से करा। उसके बाद मैंने मास कॉम करा यहीं डीएनडीसी से। उसके बाद मैंने कथक में प्रभागर करा इलाहाबाद से, प्रयागराज संगीत समिति वहाँ से, एंड इसी तरह से चीज़ें चली थी। हाँ, शुरुआती दौर की बात करूँ तो यकीनन शुरुआत में ये था कि ठीक-ठाक एक ग्रेजुएशन करा देना है, जैसा एक माइंडसेट होता है, ये कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में या हिंदू कम्युनिटी में, जितना मैं समाज में निकलती हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, मैंने देखा कि हर एक तबके में महिलाओं के लिए एक ये फिक्स है कि ठीक है, ग्रेजुएशन करा दो, देन उसके बाद शादी। कुछ लोगों के यहाँ मैंने ये भी देखा है कि बच्चा कितनी भी मतलब पढ़ने में वो तेज़ है, कितना भी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनके अंदर एक ये डर पाया जाता है कि मैंने इतने पैसे लगा के अगर पढ़ा भी दिया तो कमा के तो ससुराल में देगी। तो ये चीज़ें भी हैं, और मेरे समय में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, एंड देन शुरू से अल्लाह का शुक्र था कि ऐसे पेरेंट्स मिले थे। एक कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपके पीछे वो ना खड़े हो, तो वो चीज़ें थी, तो उनका एक कहीं न कहीं था कि नहीं, इसे आगे बढ़ाना है। लेकिन हाँ, फ़ाइट बहुत करी, हम लोगों ने भी फ़ाइट बहुत करी। मुझे याद है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई थी, देन उसके बाद में इतना प्रेशर था क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। और इसे इत्तेफ़ाक़ी कहा जाएगा कि मैं जिस जगह पे थी, वहाँ पे क्या था कि कोई भी पहले अटेम्प्ट में हाई स्कूल पास नहीं हो पाया था, और सब आर्ट्स के थे। अब ऐसे में आप सोचिए कि कितना ज़्यादा प्रेशर रहा होगा। उम्मीदें बहुत थी आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ख़ैर, उस उम्मीद पे मैं खरी उतरी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना दिया, पास हो गई मैं, देन इंटर हुआ। और एक और चीज़ थी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैक हुआ या फ़ेल हुआ, है ना? एक ऐसी चीज़ें होती है कि शायद किसी को मौका लगे, क्योंकि उस मौके की तलाश में सबके सब थे कि हाँ, ये हुआ, फिर उसके बाद देन अब नहीं बढ़ना है आगे। तो सबकी दुआएँ थी, अल्लाह का एहसान था, पेरेंट्स का साथ था, ये सब करते-करते चीज़ें चली। लेकिन हाँ, ये तो सही है कि आप जब भी कुछ करने की शुरुआत करते हैं, तो लोगों का जो एक रवैया है वो बड़ा ही अलग होता है, और जब तक आप कुछ कर नहीं लेते, तब तक वो कहीं न कहीं मानने को तैयार भी नहीं होते हैं। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताऊँ कि ये तो चीज़ें चली रही थी कि नहीं ऐसे नहीं करना है, नहीं वैसे नहीं करना है, ये बच्ची है, ऐसे नहीं कराना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन 2019 में मुझे यूथ आइकॉन चुना गया, एंड व्हेन आई ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ यूथ आइकॉन, देन उसके बाद से सब कुछ बहुत चेंज हुआ। यूथ आइकॉन कहाँ से? गोरखपुर से स्टेट लेवल पे कहाँ गोरखपुर से ही, अपने, हाँ, अपने शहर में ही, यहाँ से ही चुना गया मुझे। एंड देन उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि अब जो रिलेटिव्स हैं या जो आस-पास के लोग हैं, वो अपने बच्चों को लेके आते हैं, एंड आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए, या फिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो ये सारी चीज़ें बहुत बदलती है, ये मैंने देखा अपनी लाइफ में। महिलाओं की शिक्षा पे बात चल रही थी, आप ही की बात से मेरा एक प्रश्न आता है, कितना मुश्किल ये होता है किसी भी महिला को यह बता पाना, अपने परिवार को यह विश्वास दिला पाना कि अगर मैं समाज में निकल रही हूँ, समाज में मैं कुछ भी भागीदारी निभा रही हूँ, तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं गलत होते हैं, उनके मन के अंदर का जो डर होता है कि वह आपको एक सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं।
तो कितना मुश्किल होता है इस कंडीशन में किसी पेरेंट्स को समझा पाना। देखिए सही बात तो ये है कि और पेरेंट्स। इसका जवाब आप प्रत्येक नारी की दृष्टि से दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल मैं प्रत्येक नारी की दृष्टि से ही दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि पेरेंट्स कोई भी गलत नहीं होते। आप यकीन जानें, अगर कोई भी पेरेंट्स आपको रोकते हैं तो वो कभी इसलिए नहीं रोकते क्योंकि वो ये चाहते कि आप कुछ ना करें। जो समाज बनाया गया है ना, वो एक ऐसे आडंबर में बुना गया है कि वहाँ आते-आते उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैं अपनी बच्ची भेजूँगा तो ये ऐसा हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि परिवार को कभी विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप अपने काम को सही ढंग से कर रही हैं, है ना? और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, चूँकि मैं अक्सर इसलिए बात करते हैं लोग मुझसे कि आप भई एक महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं, कहीं न कहीं आपसे लोग सीखते हैं। तो मैं एक और चीज़ साथ में कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ़ समाज ही गलत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पेरेंट्स ही रोकते हैं। बहुत सारी बच्चियों का भी यही हाल है। आप ये भी जानते चलिए कि बहुत बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स ने बहुत फ्रीडम दे रखी है और उन्होंने उनका गलत फ़ायदा उठाया। तो ये दोनों साइड से चलता है। इसलिए बराए कहते हैं कि ये मेहरबानी होगी, ये रिक्वेस्ट मैं आपके चैनल के माध्यम से भी करूँगी उन बच्चियों को कि जिन्हें फ्रीडम मिली है, वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उनको सोचते हुए जिनके लिए निकलना बहुत मुश्किल आज के दौर में भी है। भले उनके माता-पिता कितना भी साथ दें, लेकिन उनके आस-पास का समाज ऐसा है कि वो उन्हें एग्ज़ाम्पल मान के उनको रोक देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भी समझे, ये भी समझे और उस तरीके से आगे बढ़ाए समाज को। मेरा अगला प्रश्न ही यही था और उसका आपने पहले ही उत्तर दे दिया। तो वाक़ई अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि वाक़ई आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। क्योंकि मेरा प्रश्न यही था कि जब एक महिला, एक बालिका कोई नया लक्ष्य चुनती है और समाज की दकियानुसी घिसी-पिटी सोच को कैसे बदल पाए, अपने इस विश्वास पे, अपने लक्ष्य के विश्वास पे कैसे लोगों का भी विश्वास हासिल कर पाए। तो उन लड़कियों के लिए क्या संदेश होना चाहिए, चूँकि आपने पहले ही दे दिया। तो अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज की बालिकाओं में शिक्षा पर और या उनके ऊपर और कहाँ-कहाँ काम किया जा सकता है? किस रूप में काम किया जा सकता है? देखिए मेरा एक जो ध्येय है, जो एक लक्ष्य है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मेरी अपनी कम्युनिटी को मैं आगे लेके आऊँ। मैं एक नारी होने के नाते हमेशा से ये मानती हूँ कि ये मुकम्मल जो हिंदुस्तान है, वो आगे तब भी बढ़ेगा जब यहाँ हर एक तबके की नारी पे काम किया जाएगा। फिर वो चाहे कोई भी समुदाय हो, वो मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता था और ना रखता है और मैं कोशिश करूँगी कि कभी ना रखे। हाँ, ये है कि जो भी लड़कियाँ हैं, उनकी शिक्षा पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। सम टाइम क्या हो रहा है, मैं समाज में ऐसा देख रही हूँ कि उस शिक्षा का एक एडिक्शन हो जा रहा है ना? उसे एक कहीं न कहीं ग्रेड सिस्टम में बाँध दिया जा रहा है, 92% लाना है, 99% लाना है, ये एक जो प्रेशर है। एक लड़की पे ज़्यादा प्रेशर पता है क्या होता है? एक तो उसे ये पढ़ाई करनी होती है, दूसरा उसे घर का काम करना होता है, तीसरा उसे रिश्तेदारों को भी सँभालना होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई अपनी तरफ, अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आप उन्हें शिक्षित करें ही करें, टैलेंट पे भी ज़रूर काम करें। एक टाइम था, आज से अगर मुझे लगता है 15-20 साल पहले जाएँ तो हमारे पास कुछ सेलेक्टेड ऑप्शंस थे कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, है ना? ऐसी चीज़ें थी। लेकिन आज के बदलते परिवेश में आप देख रहे हैं कि लॉट्स ऑफ हमारे पास में प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ टैलेंट को एनहांस किया जा सकता है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बच्ची में किसी भी किस्म का टैलेंट है, तो शिक्षा के साथ उस पे भी फ़ोकस कीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि हो सकता है वो शिक्षा धरी रहे और वो टैलेंट आगे निकल जाए, है ना? तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए। यहीं से एक प्रश्न और निकल के आता है कि इस बार जब महिलाओं को मौका मिला, बालिकाओं को मौका दिया उस उन लोगों के पेरेंट्स ने, उस समाज ने, तो वही बालिकाएं भारत की सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी के एग्ज़ाम में टॉप 4 रैंक पर 2023 के परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम में केवल बालिकाएं ही दिख रही हैं। तो आपकी इस बात को उस बात से कनेक्ट किया जा सकता है और इसके साथ ही साथ आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं?
देखिए अभी मैंने वही बात रखी है ना आपसे कि सिर्फ मौका देने की देरी है। किसी भी चीज़ को लेके अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या होता है लड़कियों के साथ में मैंने वही कहा उन्हें प्रूफ़ करना है, हर वक़्त में उन्हें खुद को प्रूफ़ करना होता है कि हाँ, हम पढ़ सकते हैं, हाँ, हम समाज में अपना एक जगह बना सकते हैं। तो एक ये जो एक चीज़ होती है, जो टीस कह सकते हैं, कसक कह सकते हैं, ये जो ज़हन में ब्लिंक करती है ना, ये उसका कारण होता है क्योंकि वो जब निकलती है ना तो वो सारी चीज़ों को उनके साथ बांध के निकाला जाता है। अगर वो कहीं एक भी जगह पे स्किप कर गई, नहीं कर पाई, तो एक अलग नज़रिया उनको फेस करना पड़ता है और वो शायद लाइफ लॉन्ग फेस करना पड़े। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है और एक चीज़ और होती है, जो चीज़ आपको नहीं मिलती है, उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस है अगर अब हम लोग को ये मिला है, तो इसकी कद्र करते हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही बढ़ेंगे। आपकी पहचान मुख्य रूप से कुशल वक्ता के रूप में है और इसी से मेरा यह प्रश्न कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को जो लोग उद्घोषक के करियर में, एंकर के करियर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने आप को लाना चाहते हैं, उन्हें किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और ये वाक़ई में मैं इस पे बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने देखा अभी क्या हो रहा है कि 2-4 प्रोग्राम्स में कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में माइक अगर पकड़ लिया, ठीक है? तो देन उसके बाद उनको तो क्या होता है कि उसके बाद उनको ये लगता है कि हाँ, ठीक है, सारी चीज़ें डन हैं, अब हो जाएँगी, हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ के लिए एक प्रॉपर वर्क होता है। एक पूरा आपको पढ़ाई करनी होती है, हम लोगों ने जैसा पढ़ाई किया, है ना? उसके बाद में आपको फ्लो समझना होता है, पिच समझना होता है ना? किस जगह पे किस तरीके से आपको बात करना है, ये समझना होता है, शब्द का चुनाव करना होता है। ये इतना आसान नहीं होता है, जितना कि लोग समझ बैठते हैं कि ठीक है, हमने माइक पकड़ लिया और चूँकि अभी क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर किसी के हाथ में माइक है, हर किसी के पास कैमरा है। बट डज़न्ट मीन ना कि आप ये कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबकी चीज़ों के पीछे एक बैकग्राउंड होती है, प्रॉपर उसकी पढ़ाई होती है। तो अगर वाक़ई में इस फ़ील्ड में आपको आना है, ऐसा आपने माना है कि आपको इसमें करियर बनाना है, तो पहले और इसी में नहीं, सिर्फ़ इसी नहीं, किसी भी फ़ील्ड में अगर आपको करियर बनाना है, तो पहले आप उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए, देन उसके बाद में आप वहाँ पे उस पे रिसर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए और उसके बाद फिर आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। आखिर वह घटना कौन-सी थी जिस समय आपको यह लगा कि मुझे समाज की चल रही इस एक ही प्रकार की परिधि में सिमट कर नहीं रहना है, मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है? पहली बार कब एहसास हुआ शाहीन शेख को? सच बताऊँ तो ये एहसास मुझे हो ही नहीं पाया। मैं छोटी थी तब से एक चीज़ घर में सीखा था, मेरी मम्मी को देखा था शुरू से कि वो देने में बड़ा यकीन करती हैं। उनके पास कोई भी चीज़ हो तो उनको ये लगता है कोई ज़रूरतमंद है तो उसे दे दो। और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये बात सिखाई भी थी कि अपनी ज़रूरतों को सीमित करना सीखो। क्योंकि ज़रूरतें ऐसी हैं जिस पे वश नहीं होता इंसान का। ज़रूरत इवन हो तो ठीक है, लेकिन जब वो ऐसे ख्वाहिशात बनती है, महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हाँ, होती। तो फिर वो उसका अंत नहीं होता। तो मम्मी ने हमेशा से यही सिखाया कि जितना हो सके सीमित करो और वो जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाओ। तो आप यकीन जाने मैं 4-5 साल की थी तब से उन्होंने ना मेरे हाथ से देने की ये जो आदत थी वो शुरुआत कराई थी। और वो देते एक टाइम के बाद लोग आपको जब कहने लगते हैं ना कि नहीं अरे आप बहुत अच्छे हो, अरे नहीं ये बच्ची ऐसी है, वो ऐसी है। तो ये जो तारीफ़ों का एक जो कसीदा पढ़ना शुरू होता है ना, उसमें रमते ये पता नहीं कब इतना सब कुछ हो गया, वो समझ नहीं आया। एंड इसी के साथ एक जगह था, वो टॉपिक थी ब्लड डोनेशन की। उसपे मैं ज़रूर आऊँगी कि वो देने की शुरुआत हुई थी, वो उस पे प्रॉपर चीज़ें चली थी, बात हुई थी। वो हुआ कुछ यूँ था कि मेरे फादर थे, उनकी तबीयत ख़राब थी एंड वो बहुत सीरियस थे। उस वक़्त में उनको ब्लड की ज़रूरत थी और हमारे पास कोई डोनर नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल हुआ। बहरहाल लोगों ने ब्लड दिया एंड वो पापा ठीक हुए। उस वक़्त में मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ, मैंने मम्मी से कहा भी कि मुझे देना है, तो शी सेड कि पागल हो, बच्ची हो तुम, नहीं दे सकते हो। उसके कुछ वक़्त बाद फिर मैंने अपने घर में ये बात रखी कि ब्लड देना है, लेकिन एक आम पेरेंट्स जैसे होते हैं वैसे वो भी थे कि नहीं कमज़ोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और उन्होंने मना कर दिया। सो आई थिंक कि चलो ठीक है, चूँकि मेरा शुरू से जो मेरी एक चीज़ है वो ये है कि हर किसी को ना डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, शायर कुछ भी बनना होता है। मेरे में क्या था कि मुझे शुरू से एक अच्छी बेटी बनना था। तो जो वो कहे मेरे लिए बस वही पत्थर की लकीर है, बात ख़त्म हो जाती है, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचती। तो जब उन्होंने कहा तो ये था कि अच्छा ठीक है, भई नहीं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो नहीं देना। बट मैं जब थोड़ी और बड़ी हुई, थोड़ा-सा और मैच्योर हुई, जब ऐसे एक-दूसरे से मिलना शुरू हुआ, तो फिर एक ग्रुप था, उनके दरमियाँ जाना शुरू हुआ।
तो उसके बाद मैंने ये इच्छा ज़ाहिर की थी कि मैं ब्लड डोनेट करूँगी। फिर एक दिन सडन मेरे पास कॉल आई किसी की, एक सामने से एक साहब थे, वो बहुत रो रहे थे। आई सेड कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उनकी मम्मी एडमिट है और उनको ब्लड की अर्जेंट नीड है। मैंने कहा ठीक है, आप रुकिए, मैं आती हूँ। और अब ज़हन में सवाल ये था कि घर पूछूँगी तो वो मना करेंगे और इधर ये परेशान हैं। तो फिर बात वही मम्मी वाली ही दिमाग में आई कि नहीं, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करो। और मैं फ़ौरन वहाँ पहुँची, उनको ब्लड दिया। ब्लड दे के आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुई आंटी। और वो फीलिंग जो थी ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली थी। एंड देन वहाँ से मेरे ब्लड देने का भी एक जो सिलसिला था वो शुरू हुआ। तो इस तरीके से जब समाज में आप कुछ कर, एक चीज़ और जानिए, मैंने महसूस किया कि आप जब समाज के लिए कुछ करते हैं तो मुझे नहीं पता कि 1 2 4 लोग आपको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, लेकिन एक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं अपने आप जनरेट होती है। तो जिस दिन इंसान ने उस पॉजिटिव एनर्जी को समझ लिया ना, उस दिन मुझे लगता है कि हर एक इंसान समाज के लिए कहीं न कहीं सामने आ जाएगा। जाते जाते साहिल शेख अब तक के अपने जीवन को कहाँ पाती हैं, यह बताएं। और इसके साथ साथ समाज कैसा हो, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक लड़की जब अपने घर से निकलती है तो उसे किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा भय रहता है, ये दो संदेश साहिल शेख स्वयं को अब तक के जीवन के आधार पे कहाँ पाती हैं, और एक आदर्श समाज साहिल शेख की दृष्टि में कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने आप को कहाँ पाती हूँ, तो शायद ये वो गगनचुंबी जगह है, जहाँ मैंने खुद को तसव्वुर भी नहीं किया था। क्योंकि मेरे घर का जो बैकग्राउंड था, वो ऐसा नहीं है। इस तरह से मतलब आप समाज में आप अपने नाम से जाने जा रहे हो। एक इंसान को क्या चाहिए? शायद यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि कोई उसे ये कहे कि हाँ, आप वो हैं ना, तो बस इतना ही काफ़ी। और ये कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा वक्त आएगा जब इतनी छोटी सी बच्ची इस तरीके से लोग आके मिलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआएं, सबका प्यार, सबकी मोहब्बतें हैं कि मैं अपने आप को यहाँ पाती हूँ। और जब कोई ऐसे कहता है तो बड़ी खुशी होती है, और दुआ करती हूँ कि हर वो लड़की जो बाहर निकल रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात का अहद ले, खुद से ये वादा करे कि वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेगी कि और जो लड़कियां हैं उनके लिए नज़ीर पेश करे, ताकि जब भी समाज से निकलना हो, अपने घर से निकलना हो, जैसे कि अभी मैं ये सुनती हूँ, फ़ोन्स आते हैं मेरे पास, लोग कहते हैं, ये होता है कि नहीं हमें जाने दो, उनकी तरह करना, हमें भी नहीं, हमें करने दो, हम उनकी तरह बनेंगे। तो आप अपने आप को इस जगह रख लीजिए कि 4 और लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। हम लोगों ने जो मुश्किलें झेली, क्योंकि कोई नहीं था सामने, किसको बता के कहा जाए कि इनके जैसा करना है, तो सारी चीज़ें अपने आप में करनी थी। लेकिन अब वो जब 4 हैं, तो ऐसी जगह अपनी बना लीजिए समाज में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये खुशी ना कभी खरीदी नहीं जा सकती, और कभी ये बिक भी नहीं सकती, ये सिर्फ कमाई जा सकती है। तो इसे कमा लीजिए, ज़िंदगी है ये, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है, हर एक इंसान के लिए जिसे ज़िंदगी मिली है। 60 से 70 साल की एक एवरेज लाइफ होती है, उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करिए ना, तो कुछ ऐसा कर जाइए कि मरने के बाद लोग एक बार याद करके आपको मुस्कुरा लें। अभी आपको बहुत जीना है और बहुत कुछ करना है। हमारा आखिरी प्रश्न कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, आदर्श समाज का एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने अपनी एक अभी डायरी लिखी है, मैं डायरी लिखती हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छा सा स्केच मैंने बनाया है, एंड जब वो लेके मैं मम्मी के पास बैठती हूँ, तो शी आस्क्ड मी कि सच में ऐसा हो सकता है? एंड आई सेड कि इंशाल्लाह ज़रूर होगा। क्या है उसकी? तो वो उसके हिसाब से, देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जो पिछली चीज़ें थी, जो हमारा इतिहास था, वो बिल्कुल ख़राब था, क्योंकि वहाँ जो मेंस थे वो लीड कर रहे थे, जो औरतें थी वो एकदम से दबी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम से दबी नहीं थी, काम कर रही थी, वो भी कर रही थी। आदर्श समाज का एक जो मुझे चाहिए हुआ है ना, जो मेरे हिसाब से लगता है, मुझे ये लगता है कि जिसका जो काम है ना, वो उस काम को अंजाम दे। जैसे कुछ लड़कियां अभी ये कहती हैं कि नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं, माई लाइफ माई रूल। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अपने नियम के मुताबिक चलाए, तो जो नियति ने नियम बनाई है, जो कुदरत ने नियम बनाया, उसका क्या होगा? तो ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को एक जगह बना के दिया गया है। बस हर कोई, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो अपनी उस जगह को समझ ले। अगर हम बाहर निकलते हैं और अब हम ये कहें कि नहीं नहीं, शादी के बाद भी हमें बाहर ही रहना है, डजंट मैटर कि आप क्या सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी के बाद अगर आपका सोलमेट चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, तो मत निकले ना।
आपकी पहली प्रायोरिटी में तो वही आता है ना। आप समाज को कैसे बदलेंगे जब आपके घर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो उसके बाद में वो आपकी प्रायोरिटी है, उसकी फैमिली प्रायोरिटी है, आपके बच्चे प्रायोरिटी है, देन आपका सोसा अगर वो उसी समाज को वो खुद ही अपनी प्रायोरिटी समझ ले रहा है, तो ठीक है, आप उसके पीछे रहिए। और एक और चीज़ कि मुझे मर्दों के बराबरी में खड़ा यानी होना है। ये आपकी जो बात है, ये फेमिनिस्ट जो अपने आप को सो नहीं, कॉल्ड लोग होती हैं नहीं, कि हम बिल्कुल। फेमिनिस्ट हैं, तो उनके ऊपर प्रहार तो नहीं कर रही हैं आप? ये देखिए, अगर इसे प्रहार की तरह वो ले, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँगूँगी। मैं सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ज़हन है वो गलत दिशा में मुड़ चुका है या मुड़ रहा है, उसे मत मुड़ने दीजिए। ये एक जगह अपनी जो है, हमें किसी की बराबरी नहीं करनी। हमें क्यों पुरुषों की बराबरी करनी जब कुदरत ने हमें हमारी जगह दी है? उन्होंने हमारी जगह छीनी है या हमें नहीं दी, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपनी जगह पे आइए। उनकी जगह मत लीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं उनकी जगह लेने की। और कुदरत ने इस पूरे कायनात में सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई है तो वो स्त्री बनाई है। सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ बनाई है तो स्त्री बनाई है। सबसे ज़्यादा सहनशील कुछ बनाया है तो स्त्री बनाई है। आप अगर इतनी सारी चीज़ों से बंधी हैं, इतने सारे गुण मिले हैं, तो आप तो वैसे भी बराबरी नहीं कर सकती। आपकी बराबरी में कोई नहीं है भई। आप बस अपनी जगह पे आइए। और जगह पे आने का कतई मतलब नहीं है कि ये सो कॉल्ड लाइफ जो आज हम जी रहे हैं, उस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करें। देखिए, हम क्या करें ना, जो मॉडर्निटी है उसके नाम पे बेहयाइयाँ परोसते जा रहे हैं। और मैं हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि मॉडर्न होने का कतई मतलब नहीं होता कि इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जाए। हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, हम हिंदुस्तानी हैं, है ना? तो हमें उसे भी सींचते हुए चलना है। आने वाली जो नस्लें, उनको क्या तोहफ़े में देंगे हम? अगर आज के टाइम में हम इन सारी चीज़ों को विलुप्त कर देंगे, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये खूबसूरत सा हिंदुस्तान हमारा है, हमारी अपनी चीज़ें क्या हैं। तो ओरिजिनलिटी को पकड़ के और बहुत गर्व से आगे बढ़िए, अपनी जगह पे आइए। यह थी हमारे साथ मशहूर उद्घोषक, और इनके विचारों को आपने जाना। और शाहीन शेख जी जो केवल एक उद्घोषक ही नहीं है, इन्होंने तमाम सैकड़ों उन महिलाओं को, उन लड़कियों को एक नया रास्ता दिया है, जो इनको अपने एक उदाहरण के तौर पर रख के समाज में आगे नई दिशा पर अपने कदम को बढ़ा सकती हैं। आप देख रहे थे जन मुद्दा द जीरो मीडिया पर संवाद कार्यक्रम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी। बहुत बहुत धन्यवाद।